हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे थे रिवर्स ऑफ इंडिया और आज मैंने आपको बोला था मैं आपको आज लास्ट लेक्चर प्रोवाइड करूंगा रिवर्स ऑफ इंडिया के बारे में। ठीक है, लेकिन वो सिर्फ मुझे दो ही पेज मिले। ठीक है, एक दो पेज वो मुझे मिले और मैंने सोचा फिर क्यों ना मैं आज आपको क्लाइमेट ऑफ इंडिया जो हमारा नेक्स्ट एक टॉपिक है, ठीक है, एक बहुत बड़ा टॉपिक है ये, ठीक, और मैं इसको जल्द ही कंप्लीट करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और बहुत सारे बच्चों को ये बहुत डिफिकल्ट लगता है, लेकिन मैं आपको पढ़ाऊंगा ना, आप देखना। ठीक है, आप देखना, ये आपको हिमालयन माउंटेन से भी इजी लगेगा। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको पूरा 100% अपना जो कंसंट्रेशन है ना वो इधर लेक्चर की ओर आपको रखना है, पूरा ध्यान आपको लेक्चर की ओर रखना है। ठीक है, अब देख लीजिए, अब क्लाइमेट भी मैं स्टार्ट करूंगा और रिवर्स अभी भी मैं आज कंप्लीट करूंगा, लेकिन आप अपनी बुक पे पहले लिख के रख लीजिए, जहां पे आप नोट्स बना रहे हो ना। ठीक है, यहाँ अपनी कॉपी जो आप बना रहे हो उस पर आप लिख के रख लीजिए कि स्टैटिक, ठीक है, स्टैटिक जीके, शाबाश, लिखो, जल्दी जल्दी लिखो, ये नोट करना है, स्टैटिक जीके ऑफ इंडियन जियोग्राफी। ठीक है, स्टैटिक जीके ऑफ इंडियन जियोग्राफी या स्टैटिक जीके अबाउट इंडियन जियोग्राफी, और साथ में ऐसे आप लिख लीजिए, फॉर एग्जांपल, ठीक है, सिटीज ऑन रिवर बैंक्स। ठीक है, तो ये दो तीन चार लाइन जो है ना, इनको आप नोट करके रख लीजिए। ठीक है, साइड में कहीं मतलब आप कहीं पे अपनी कॉपी पे ये लिख के रख लीजिए। अब ये क्या है, ये मैंने आपको क्या लिखवाया, जो रिवर्स ऑफ इंडियन वन में कंप्लीट किए। अब मुझे आपको वो जो सिटीज होती है ना, फॉर एग्जांपल अहमदाबाद किस रिवर बैंक पे है, ठीक है, या कलकत्ता किस रिवर बैंक पे है, आगरा किस रिवर बैंक पे है। ठीक है, तो ये चीजें जो है ना, ये वो सिटीज जो रिवर बैंक्स पे है वो मुझे आपको पढ़ानी है, यही मैंने आपको मतलब लिखवाया। ठीक है, यही मैंने आपको लिखवाया ताकि आप मुझे फिर जब मैं ये जियोग्राफी कंप्लीट करूंगा ना, लास्ट में आप मुझे याद दिलाना कि सर आपने हमें बोला था कि मैं आपको स्टैटिक जीके ऑफ इंडियन जियोग्राफी भी पढ़ाऊंगा। फॉर एग्जांपल ये जो है ना, ये एग्जाम्पल आप मुझे उस वक्त याद दिलाना। ठीक है, क्योंकि मुझे याद नहीं रहता है ना, शेड्यूल बिजी होता है और बाकी काम भी होते हैं, फिर मैं भूल जाता हूँ ये चीज़ें। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये हम लास्ट पे पढ़ेंगे। ठीक है, फिलहाल जो हमारे सिलेबस में ना, फिलहाल हम वही पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक मैं स्टार्ट करता हूँ। ये भी पहले कुछ फैक्टर्स मैंने आपको बोले थे जो मैं आपको पढ़ाऊंगा रिवर्स ऑफ इंडिया के बारे में, और जो क्वेश्चन पूछे गए हैं इस साल जेके एसएसबी ने जो क्वेश्चन पूछे, ये वही क्वेश्चन है। तो चलिए देखिए, सिटी ऑफ लेक्स, इंडिया में सिटी ऑफ लेक्स किस सिटी को कहा जाता है? याद रखना, उदयपुर एक सिटी है राजस्थान में, उसको कहा जाता है इट सिटी ऑफ लेक्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डेड रिवर ऑफ इंडिया या डेड रिवर ऑफ राजस्थान किस रिवर को कहा जाता है? तो आप याद रखना, डेड रिवर ऑफ इंडिया गगर हकर रिवर को कहा जाता है। सिंपली याद रखना, गग्गर रिवर जो है ना, गग्गर रिवर इज नोन एज डेड रिवर ऑफ इंडिया और डेड रिवर ऑफ राजस्थान। तो ट्रांसपेरेंट रिवर कौन है इंडिया का? ट्रांसपेरेंट रिवर कौन है? ट्रांसपेरेंट रिवर ऑफ इंडिया, ठीक है, तो वो है ओमान घाट। ठीक है, ओमान घाट रिवर, ओमान घाट जो है ना, इसको ऐसे भी लिखा जाता है ओमान घाट, ओमान गाड रिवर भी इसको कुछ पढ़ते हैं। ठीक है, ओमान गाड रिवर भी इसको लिखा जाता है ऐसे। ठीक है, ओमान गाड, ओमान घाट ये एक ही रिवर है, याद रखना। तो ट्रांसपेरेंट रिवर ऑफ इंडिया कौन है? तो ये है ओमान घाट रिवर। इसको ट्रांसपेरेंट ऑफ रिवर पता है क्यों बोलते हैं? इसका पानी जो है ना वो बहुत क्लियर है, उसका जो बॉटम है ना, इस रिवर का जो बॉटम है ना वो भी हमें दिखाई देता है, उसमें जो पत्थर हैं कंकर हैं इसके बॉटम पे, ठीक है, इस रिवर के बॉटम पे वो भी हमें दिखाई देते, उतना वो ट्रांसपेरेंट, उतना वो इसका जो वाटर है ना वो क्लियर है। तो याद रखना, ट्रांसपेरेंट रिवर ऑफ इंडिया कौन है? वो है ओमान घाट रिवर जो मेघालय में है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि ये बताइए क्लीनेस्ट रिवर ऑफ इंडिया कौन है? वो भी ओमान घाट रिवर ही है जो मेघालय में है। ठीक है, फादर ऑफ रिवर्स इन इंडिया, ठीक है, किसको कहा जाता है, किस रिवर को फादर ऑफ रिवर्स इन इंडिया कहा जाता है? तो इट इज इंडस रिवर। ठीक है, इंडस रिवर इज फादर ऑफ रिवर्स इन इंडिया। मदर ऑफ रिवर्स इन इंडिया किसको कहा जाता है? गेंजिस को। ठीक है, गेंजिस यानी कि गंगा रिवर इज नोन एज मदर ऑफ रिवर्स इन इंडिया। ठीक है, तो स्टेट नोन एज नदियों का मयंका। ठीक है, तो वो कौन सा स्टेट है जिसको कहा जाता है नदियों का मयक्का? ठीक है, नदियों का मयक्का जो है ना मध्य प्रदेश को याद रखना आप, मध्य प्रदेश इज नोन एज नदियों का मयक्का। ठीक है, फास्टेस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ इंडिया, जिसमें सबसे तेज फ्लो होता है वाटर का, ठीक है, तो वो कौन सा रिवर है? तीस्ता रिवर। ठीक है, तीस्ता रिवर जो है ना इट्स फास्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ इंडिया, याद रखना। रिवर ऑफ इंडिया होम फॉर फ्रेश वाटर डॉल्फिन्स, तो ऐसी कौन सी रिवर है इंडिया में जिसमें फ्रेश वाटर डॉल्फिन्स पाए जाते हैं? तो आप याद रखना, गंगा रिवर में फ्रेश वाटर डॉल्फिन्स पाए जाते हैं। ठीक है, मिनिमम फ्लो इन गंगा, गंगा में सबसे
कम कब होता है, ठीक है। ये जो गंगा रिवर है इसमें पानी का फ्लो सबसे कम किस मंथ में होता है, जनवरी से लेकर जून तक, ठीक है। जनवरी से लेकर जून तक का जो ये मतलब टाइम पीरियड होता है ना, इस दौरान गंगा में जो वाटर का फ्लो होता है ना वो कम होता है, ठीक है, वो कम होता है। और अगर हम बात करेंगे मैक्सिमम की, सबसे ज्यादा फ्लो गंगा में कब होता है, अगस्त और सितंबर के टाइम पीरियड में। हाँ जी, आप देख लीजिए नमामि गंगे प्रोग्राम, ये क्या है, ये एक मिशन, ठीक है। ये यूनियन गवर्नमेंट ने एक मिशन स्टार्ट किया था, ठीक है। यूनियन गवर्नमेंट यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक मिशन स्टार्ट किया था जिसका नाम था नमामि गंगे प्रोग्राम। अब ये नमामि गंगे प्रोग्राम क्या था, इस मिशन का मकसद क्या था, इस मिशन का मकसद यही था, ट्विन ऑब्जेक्टिव्स, याद रखना इस मिशन का जो मकसद था ना, ठीक है, दैट वाज ट्विन ऑब्जेक्टिव्स। अब इसके ट्विन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, ठीक है। और सबसे पहली बात आप याद रखोगे, नमामि गंगे प्रोग्राम जो है ये जून 2014 में सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये मिशन स्टार्ट किया था। अब इसके ट्विन ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, पहला ऑब्जेक्टिव इसका ये था पहला ऑब्जेक्टिव इसका ये था कि हम खत्म करेंगे, ठीक है, स्टॉपेज ऑफ पोल्यूशन, ठीक है। यानी कि हम जो गंगा में जो पोल्यूशन हो रही है, ठीक है, गंगा में जो पोल्यूशन हो रही है उसको हम स्टॉप करेंगे, ठीक है। इफेक्टिव एबेटमेंट ऑफ पोल्यूशन, एबेटमेंट ऑफ पॉपुलेशन मीन्स स्टॉपेज ऑफ पॉपुलेशन। यानी कि इस मिशन नमामि गंगे प्रोग्राम का मकसद ये था कि हम पोल्यूशन ऑफ गंगा जो है वो हम रोक देंगे। और दूसरा क्या था, कंजर्वेशन, और इसको हम कंजर्व करेंगे, कंजर्वेशन एंड रिजुविनेशन ऑफ गंगा, ठीक है। रिजुविनेशन ऑफ गंगा का मतलब क्या है, यानी हम गंगा को एक एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। अब एनर्जी इसको हम कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है, एनर्जी का मतलब क्या है, यानी कि हम गंगा को साफ करेंगे और इसमें जो वाटर का फ्लो है ना वो तेज जाएगा, ठीक है। इसमें जो वाटर का फ्लो है वो बरकरार रहेगा, ठीक है, वो बैलेंस्ड रहेगा, ठीक है। कहीं पे भी मतलब इस जो आते हैं ना बीच में कुछ ऑब्स्ट्रक्शंस आते हैं फॉर द फ्लो ऑफ वाटर, ठीक है, वो खत्म करेंगे। ये किसका मकसद था, ये नमामि गंगे प्रोग्राम का मकसद था। अब क्या था नमामि गंगे प्रोग्राम, ये एक मिशन था जो यूनियन गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था जून 2014 में। इसका ट्विन ऑब्जेक्टिव था, यानी कि इसके दो ऑब्जेक्टिव थे, दो मकसद इसके थे। एक इसका मकसद ये था कि हम स्टॉपेज ऑफ पोल्यूशन करेंगे, हम गंगा में जो पोल्यूशन हो रही है उसको हम स्टॉप करेंगे। और दूसरा इसका ये था कि हम गंगा को कंजर्व करेंगे और इसको एक एनर्जी हम प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ये एनसीईआरटी के कुछ मतलब होते हैं ना बॉक्स में कुछ क्वेश्चंस दिए होते हैं, ये मैंने उनके ही आंसर्स निकाले यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। कभी कभार ऐसा होता है ना कि एनसीईआरटी से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। ये बताइए स्टेट इज ड्रेन्ड बाय रिवर यमुना, ठीक है। यमुना रिवर जो है ना वो किस किस स्टेट को ड्रेन करती है, याद रखना उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली जो है ना, इन स्टेट्स को यमुना रिवर ड्रेन करती है। यानी कि यमुना रिवर जो है ना वो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली से फ्लो होती है। नमामि देवी नर्मदे, अब ये क्या है, नमामि देवी नर्मदे का मकसद क्या था, नमामि देवी नर्मदे जो है ना इट्स ए कैंपेन जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था, ये गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश ने स्टार्ट किया था, ठीक है। नमामि देवी नर्मदे जो है ना ये कैंपेन था, एक मिशन था जो मध्य प्रदेश के गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था। अब इस मिशन का मकसद क्या था, नमामि देवी नर्मदे का ये जो मिशन है इसका मकसद क्या था, इसका मकसद यही था कि हम नर्मदा रिवर को कंजर्व करेंगे, हम नर्मदा रिवर को पोल्यूशन से बचाएंगे, ठीक है। द कैंपेन इंटेंड्स टू क्रिएट पब्लिक अवेयरनेस। और ये जो कैंपेन है ना नमामि देवी नर्मदे जो है ना, इस कैंपेन का मकसद क्या था, इसका काम क्या था, ये क्या काम कर रही थी, ये पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट कर रही थी, ठीक है। इन्वॉल्वमेंट एंड प्रमोट एक्टिविटीज सच एज सॉइल कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन, पोल्यूशन कंट्रोल एटसेट्रा। ये लोगों को जागरूक कर रही थी, जागरूक बोल रहे हैं ना शायद हिंदी में, ठीक है। ये लोगों को अवेयर कर रही थी, मैं अपनी भाषा में ही बताऊंगा, ठीक है। ये लोगों को, ये पब्लिक को अवेयर कर रही थी किसके बारे में, सॉइल कंजर्वेशन के बारे में, वाटर कंजर्वेशन के बारे में, पोल्यूशन कंट्रोल के बारे में, ठीक है। यानी कि ये बता रही थी लोगों को कि हम कैसे पोल्यूशन को कंट्रोल करेंगे, हम वाटर को कैसे कंजर्व करेंगे। कौन बता रही थी, नमामि देवी नर्मदे। ये जो मिशन था, ये जो एक कैंपेन था जो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट ने स्टार्ट किया था फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नर्मदा रिवर, ठीक है। गंगा एक्शन प्लान वाज लॉन्च्ड बाय राजीव गांधी इन 1985। राजीव गांधी जिस वक्त वो प्राइम मिनिस्टर था, ठीक है,
ठीक है, वाइल ही वाज सर्विंग एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो उस वक्त उसने गंगा एक्शन प्लान स्टार्ट किया था 1985 में। किसने स्टार्ट किया था? राजीव गांधी ने। ठीक है, तो गंगा एक्शन प्लान का मकसद क्या था? इट एम्ड टू कंट्रोल पोल्यूशन। ठीक है, इसका मकसद भी यही था कि गंगा में जो पोल्यूशन हो रही है उसको हम कंट्रोल करेंगे और यमुना रिवर में जो पोल्यूशन हो रही है उसको हम कंट्रोल करेंगे। लेकिन लास्ट पे फिर ये फेल ही हुआ था। ठीक है, ठीक है, उस वक्त क्योंकि उतना डेटा वगैरह होता नहीं था, गवर्नमेंट के पास उतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी थी नहीं जिस तरीके से आज है। लास्ट पे ये फिर फेल हुई थी गंगा एक्शन प्लान। नेक्स्ट, क्लाइमेट ऑफ इंडिया। अब ये जो है ये आपका आज का मेन टॉपिक है। बराबर आप अपना 100% जो आपका तवज्जो है ना, अटेंशन जो है, आपका जो इंटरेस्ट है ना, वो इसमें होना चाहिए। 100% आपका इंटरेस्ट इसमें होना चाहिए। ठीक है, अगर आपकी दिलचस्पी इसमें नहीं थी तो इसका मतलब है ये टॉपिक आपको समझ में नहीं आएगा। अब देख लीजिए, बच्चे बोल रहे हैं ना बार बार, सर कोई क्लाइमेट ऑफ टॉपिक हमने सुना है, क्लाइमेट ऑफ इंडिया जो है वो टफ है। टफ नहीं होता है एक्चुअली। जो बच्चे हैं ना वो सिर्फ नोट मेकिंग का काम करते हैं, सर से सुनते हैं और यहाँ से नोट्स बनाते हैं, बस बोलते हैं कि हम नोट्स बनाएंगे फिर हम बाद में खुद पढ़ेंगे। वो जो कंसेप्चुअल क्लियरिटी होती है ना, कंसेप्ट जो उनका होता है ना, वो क्लियर नहीं हो पा रहा है। उसके बाद जब वो आगे आगे पढ़ते हैं इस क्लाइमेट में, जब डेप्थ में जाते हैं तो फिर वो उसमें ही डूब जाते हैं और वापस फिर वो मतलब वापस फिर वो आने की कोशिश करते हैं, वापस फिर जब वो आने की कोशिश करते हैं फिर वो वहीं पे डूब जाते हैं। ठीक है, वापस नहीं आ पाते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए, मैं आपको जो भी टर्म्स बताऊंगा ना उसकी एक्सप्लेनेशन में आपको दूंगा, उसकी डेफिनेशन में आपको साथ में बताऊंगा, जिसकी मदद से आपको अच्छी तरीके से जो कंसेप्ट है ना वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ से मुझे और एक चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही है, ये जो बच्चे मुझे बार बार यहाँ पे कॉल कर रहे हैं इस टाइम पे भी, इसकी वजह से अब मैं क्या करूं। देखिए, मैं आपको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं आपसे भी जो इस वक्त मेरे लेक्चर सुन रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बोला है ना कि इस वक्त मेरा लेक्चर का टाइम होता है। अगर आपको कोई किसी भी प्रकार का कोई डाउट होता है या किसी भी प्रकार की कोई हेल्प की ज़रूरत होती है तो आप मुझे 11:30 के बाद मैसेज किया करो प्लीज़। 11:30 के बाद मैं आपको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, क्योंकि दिन में मुझे अपनी पढ़ाई भी करनी पड़ती है और कभी लेक्चर्स बनाने पड़ते हैं। देख लीजिए क्या होता है, जिस वक्त आप लेक्चर के टाइम पे, मान लीजिए इस वक्त मैं लेक्चर प्रोवाइड कर रहा हूं और यहाँ से मुझे दूसरे फ़ोन पे इतने सारी कॉल्स आ रही है, मैसेज आ रही हैं, तो मुझे क्या होता है, ये जो लेक्चर है ना ये फिर ठीक से नहीं बन पा रहा है। ठीक है, जिस एनर्जी के साथ मैं आपको लेक्चर प्रोवाइड मतलब करना चाहता हूँ, और वो जो एनर्जी है ना वो मैं मतलब यहाँ पे फिर नहीं दे पा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरा जो अटेंशन है ना वो डाइवर्ट हो रहा है, मेरा माइंड डाइवर्ट हो रहा है। अब देख लीजिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, देख लीजिए, सबसे पहले वेदर हम समझेंगे, वेदर के बाद हम पढ़ेंगे क्लाइमेट क्या होता है। ठीक है, वेदर की डेफिनेशन देखेंगे, उसके बाद हम क्लाइमेट की डेफिनेशन देखेंगे। देख लीजिए वेदर क्या होता है। इट रेफर्स टू द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर, रेफर्स टू द स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर ओवर एन एरिया एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। ठीक है, किसी भी टाइम पीरियड। ठीक है, मान लीजिए मैं इस वक्त का टाइम पीरियड लूंगा, आप मुझे पूछोगे सर आपका जो एरिया है, ठीक है सर आपका जो एरिया है वहां पे इस वक्त वेदर कैसा है। ठीक है, वहां पे इस वक्त मौसम कैसा है। ठीक है, पूछते ना किसी को आपके एरिया में इस वक्त अपडेट योर एरियाज, बोलते ना हमारे एरिया में इस वक्त स्नोफॉल हो रही है। ठीक है, यानी कि हमारा वेदर यहाँ पे इस वक्त खराब है, आपके एरिया में क्या है। ठीक है, यानी कि एरिया वाइज। ठीक है, हम यहाँ पे एरिया को कंसिडर करते हैं, वेदर में हम एरिया को कंसिडर करते हैं। हम बोलते हैं कि आपके एरिया में इस वक्त वेदर कैसा है। ठीक है, आपके गांव में, आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके स्टेट में इस वक्त वेदर की क्या कंडीशन है, यानी कि आपके एरिया में इस वक्त एटमॉस्फेयर की क्या कंडीशन है। ठीक है, आपके एरिया में इस वक्त एटमॉस्फेयर का कैसा स्टेट है, कौन सा स्टेट है। मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप मुझे बोलोगे सर इस वक्त आपके एरिया में कैसा वेदर है। ठीक है, आपके वहां कैसे वेदर है, मैं आपको बताऊंगा यहां पे इस वक्त स्नोफॉल हो रही है। ठीक है, ठीक है, अगर आप किसी दूसरे फ्रेंड को कॉल करोगे जो इस वक्त सऊदी अरबिया में, ठीक है, आप उसको पूछोगे आपके एरिया में इस वक्त कैसा वेदर है। ठीक है, यानी कि वहां सऊदी अरबिया में जिस वक्त जहां पे आप इस वक्त रहते हो, ठीक है, वहां पे कैसा वेदर है, यानी कि वहां पे एटमॉस्फेयर का कैसा स्टेट है। ठीक है, यानी कि वहां पे एटमॉस्फेयर की कैसी कंडीशन है वो आपको बताएगा। इट्स टू हॉट, यहां पे बहुत ज्यादा गर्मी है। ये क्या होता है, ये वेदर होता है। देख लीजिए क्या होता है वेदर। अब मैं आपको और भी सिंप्लीफाई करके दूंगा, यानी कि हम सिंपली ये कहेंगे वेदर का मतलब यही होता है कि